हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अकेडमी उत्थान में। मैं श्रेया राज। तो आज फिर हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा था आपका वैदिक सभ्यता, उसी का आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वैदिक काल को जो 2 भागों में विभक्त किया गया था, जिसमें कि एक पूर्व वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था। तो उसी में आज हम पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले के 3 क्लास में हमने वो सारी चीज़ पढ़ लिया जो इससे पहले आते हैं। जैसे हमने वेद भी पढ़ लिया, इसके वैदिक काल के बारे में जान लिया क्या क्या इसकी बातें हैं। तो आज हम ऋग्वैदिक काल जिसे कहते हैं या फिर जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आराम से समझिएगा आप लोग चीज़ों को और नोट भी करते जाइएगा। पहले तो शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक बार में सारी चीज़ें समझ में आएगी। और पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सब्जेक्टिव विद ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल के बारे में तो आपको पता है कि ये जो वैदिक सभ्यता था, इसका जब उद्भव हुआ तो वो लगभग 1500 BC के आसपास, और इसका कब समाप्ति माना जाता है, यानी कि इसका टाइम ड्यूरेशन जो था वो लगभग 1500 BC से लेकर 600 BC तक था, जिसमें कि 2 भागों में बांट दिया गया, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कब से कब तक था, तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वो कब से कब तक था, तो वो था 1000 BC से 600 BC तक। ये दोनों को अलग अलग भागों में क्यों बांटा था ये मैं पहले ही बता चुकी थी कि इसमें जो कह लीजिए आपकी विकसित के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर इसे 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जो काल था जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं वो थोड़ा कम विकसित था, इसीलिए इसे अलग पार्ट में रखा गया। और इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे उसमें कुछ अदर चेंजिंग हो गई थी, जिसके कारण कि उसे उत्तर वैदिक काल में रखा गया। तो इस तरह से हम आगे भी और भी चैप्टर्स जो होंगे उसमें भी इसी टाइप से पढ़ेंगे। तो देखिए, अब अगर बात करें कि इस पे पूर्व वैदिक काल में हमें पढ़ना क्या है पूर्व वैदिक काल में, और इसे ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल की जो जानकारी मिली हमें वो हमें ऋग्वेद से मिली है। उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है ऋग्वैदिक काल भी रखा गया। तो अब देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, जैसे पूर्व वैदिक काल के बारे में हम जानेंगे तो किन आधारों पे उसके बारे में हम जान सकते हैं। आखिर जानने के लिए कुछ तो चीज़ें चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, आपको मेरे बारे में अगर कुछ जानना होगा तो आप क्या जानेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे कि मेरा घर कहाँ है, मैं हूँ कौन, मैं क्या करती हूँ, मेरा रहन सहन कैसा है, मेरा खान पान कैसा है, मैं दिखती कैसी हूँ। तो इन्हीं चीज़ों से तो आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं ना कि आखिर मैं हूँ क्या। तो वही चीज़ें हमें यहाँ भी जानना है। अगर हमें किसी सभ्यता के बारे में जानना है तो उसके लिए हम क्या जानेंगे, तो उसका सामाजिक जीवन कैसा था, यानी कि समाज का जो स्ट्रक्चर था, सोसाइटी जो थी वो कैसी थी। फिर हम जानेंगे उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, उसका धार्मिक जीवन कैसा था, इसके अलावा उसका सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक में ही हो गया। तो ये सारी चीज़ें, उसके पेशे क्या थे, उनका रहन सहन खान पान, इसी से तो हमें पता करना है ना कि वो आखिर वो समाज था कैसा। तो हम उसी से आज पता करेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए, तो इन पॉइंट्स को अगर आप इसी तरह से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेगी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी आपको गैदरिंग नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में, पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में कि वहाँ का समाज कैसा था, समाज की क्या विशेषता थी, क्या खूबियां थी, क्या खामियां थी। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा समतावादी, एक पॉइंट दिख रहा होगा समतावादी। तो इसका क्या मतलब है, तो वैदिक, ये जो पूर्व वैदिक काल था, इसका जो समाज था ये कैसा था, तो इसका जो समाज था वो था समतावादी, समतावादी समाज था। इसका क्या मतलब होता है, तो चूंकि आपको पता है कि अब जाके बहुत ज़्यादा ही जैसे सोसाइटी में क्रांति आ गई, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा निम्न है, कोई बड़े ओहदे पर है तो कोई छोटे ओहदे पर है, कोई अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह से मतलब कि जाति धर्म इस आधार पे बढ़ता चला गया धीरे धीरे हमारा समाज। लेकिन इस समय जो था, तो आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे कि एक तरह से कबीलाई जीवन था। कैसा था, तो एक कबीला वाला जीवन था। और कबीला वाले जीवन में क्या होता है, लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि बस उन्हें इतना तक ख्याल रहता है कि खाना है, पीना है, रहना है, जीना है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसा होने की वजह से
क्या था कि यहाँ तो ना ज़्यादा अधिक धन थे और ना ही ज़्यादा कोई भेदभाव था। यहाँ लोग कैसे थे, तो बराबर थे, ना ज़्यादा कोई बहुत अमीर था तो बहुत गरीब था, मतलब औसत दर्जे के लोग थे, जिसको आप नॉर्मल कह सकते, मीडियम कह सकते, तो इस दर्जे के लोग थे। तो समतावादी का मतलब यही होता है कि समानता, यानी कि समान थे लोग, लगभग सेम ही थे, बहुत ज़्यादा इसमें ऊंच नीच नहीं था। तो ये समाज कैसा था, तो समतावादी था। फिर अगर इसकी बात करें कि इस समाज की जो इकाई थी, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो ये परिवार या कुल कहा जाता था। परिवार या कुल सबसे छोटी इकाई थी। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। तो समाज की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो वो कौन सा था, तो वो था परिवार अथवा कुल। परिवार या कुल कहा जाता था सबसे छोटी इकाई। और अगर हम परिवार की बात करें तो इसमें संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार का क्या मतलब होता है, आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा कि परिवार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में होता है कि माता पिता और उसके दो बच्चे, माता पिता और उसके दो अविवाहित बच्चे। बच्चे कैसे होने चाहिए, तो अविवाहित बच्चे, अनमैरिड, जिसका कि मैरिड नहीं हुआ हो। तो माता पिता और उनके दो अविवाहित बच्चे मिलकर एकल परिवार का निर्माण करते हैं। वहीं अगर संयुक्त परिवार की बात करें तो दादा दादी हो गए, उसके जो बहू बेटा वो हो गए, फिर उसके दो बच्चे जो हो गए, तो वो सब मिलकर संयुक्त परिवार का, इसमें भी होता है एक लघु संयुक्त परिवार, एक बृहद संयुक्त परिवार, जिसमें कि चाचा चाची, मामा मामी जो भी हो जाते हैं, हमारे गोतिया जिसे आप लोग कहते हैं, तो ये सब जब मिल जाते हैं तो ये हो जाता है बृहद संयुक्त परिवार। तो वहाँ जो समाज देखा गया है, ये कैसा परिवार देखा गया है, तो ये संयुक्त परिवार। पता कैसे लगा, तो एक तो यहाँ से सारे साक्ष्य तो लिखित मिल गए थे, ये तो आपको पता है, और दूसरा यहाँ जो घर मिला है वो बहुत बड़े बड़े घर बने होते थे, बहुत बड़े बड़े, अधिक से अधिक कमरे होते थे। तो इससे पता चलता था कि यहाँ की जो फैमिली थी वो कैसे रहती थी, तो वो संयुक्त परिवार के रूप में रहती थी। इसको समझने के लिए आप साफ साफ अगर कोई आप मूवीज़ देखे होंगे जिसमें कि कबीलाई जीवन के बारे में वर्णन किया गया, घुमंतु जीवन, जैसे कि पुरानी मूवीज़ भी बहुत सारी ऐसी है। एक संजय कपूर की प्रेम मूवी है, उसमें भी जो एक्ट्रेस होती है वो कबीलाई जीवन से बिलोंग करती है। तो वहाँ पे से आप सारी चीज़ें इसके समझ सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कोई भी ऐसी मूवी तो आप समझ लीजिए ए टू जेड वही वाली बात है, जो जो वहाँ घटित हो रहा था, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, वो सब देखिएगा यहाँ पे उठ के आएगा। तो आप किसी भी मूवीज़ को ध्यान में लेकर अगर देखेंगे कोई भी चीज़ तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो देखिए आपने देख लिया कि परिवार कैसी होती थी, तो संयुक्त होती थी, परिवार संयुक्त होती थी। और इसमें जो अगर समाज की बात करें तो ये समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक समाज था। जहाँ आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा कि वहाँ मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि वहाँ से जो मूर्ति मिली है जो भी महिलाओं की, देवियों की, तो उनसे पता चलता था कि वो मातृसत्तात्मक था। लेकिन ये पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज का मतलब होता है कि वैसा समाज जिसमें परिवार का मुखिया कौन होते हैं, वो पिता होते हैं। जैसे कि अभी के समाज को आप ले लीजिए, तो अभी हमारे घर के जो गार्जियन कहे जाते हैं, जो मुखिया कहे जाते हैं, अगर हमारे दादाजी हो तो दादाजी, नहीं तो पिताजी कहे जाते हैं, माँ नहीं कही जाती है। तो वही चीज़ें यहाँ हो गए। तो पितृसत्तात्मक समाज वहाँ की विशेषता थी। समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक, जिसमें कि मुखिया कौन होते थे, तो मुखिया जो होते थे वो पिता होते थे। और इस मुखिया को यानी पिता को क्या कहा जाता था, तो कुलप कहा जाता था। इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे आपके लिए कि ये वर्ड्स यूज होंगे, तो उनको आपको ध्यान में रखना, उसी से क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। तो पिता जो होते थे मुखिया, वो क्या कहलाते थे, कुलप कहलाते थे। उसके बाद अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, वहाँ की वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो आपको पता है कि 9वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया, मतलब सिर्फ उसका नाम लिया गया है कि यहाँ कोई व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था थी। व्यवसाय आधारित ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कैसी थी, तो ये व्यवसाय आधारित थी। इसमें 9वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है कि व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था थी। व्यवसाय आधारित का क्या मतलब हो गया कि जो लोग जिस तरह का पेशा करते थे, अब अगर कोई कपड़ा धो रहा है तो उसे धोबी कह दिया गया, ठीक। अगर कोई कह लीजिए कि जूता बना रहा है तो उसे चर्मकार कह दिया गया। कोई अगर काम कर रहा हो जिसमें लकड़ी का, तो उसे बढ़ई कह गया। तो ये कहा गया क्यों, तो उसके पेशा के आधार पे, वो क्या कर रहा है, किसान है, कुछ भी है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसे अधिकारी टाइप का जो भी, तो मतलब क्या कहा गया उसे, तो पेशा के आधार पे उस समय वहाँ पे विभक्त किया गया। और यही जब आगे चल के आया तो ये हमारा जन्म आधारित बन गया, उस समय पेशा आधारित था। इसका कैसे पता करें, तो किसी ने लिखा है उसमें कि मैं कवि हूँ, मैं
कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माँ आटा चक्की चलाती है। इसका क्या मतलब हो गया कि वहाँ का जो जीवन था, वहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पे आधारित था, तो वो व्यवसाय पे आधारित था कि लोग जो काम करते थे उसके आधार पे उसे बांटा गया था। अब तो ऐसा होता है कि अगर कोई किसान था, मतलब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब कोई किसान था तो उसका जो बेटा था उसे भी वो किसान के दर्जे में हिलाएंगे, यानी कि जो 4 वर्णों में हमारा समाज विभक्त हो गया, 10वें मंडल के पुरुषोक्त में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। किसमें? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। मैं ये चीज आपको बता चुकी हूँ। पुरुष सूक्त में क्या मिलता है, तो विस्तृत वर्णन मिलता है किसका, तो 4 वर्ण का। 4 वर्ण का कौन कौन, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें कि इसमें कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इसकी क्या विशेषता है, इसका वर्णन किया गया है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जबकि उसका उल्लेख जो किया गया है वो 9वें मंडल में ही कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन इसमें कैसा पूछा जाएगा, तो अगर डायरेक्ट पूछेगा कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में किया गया, तो 9वें मंडल में, और अगर पूछ लिया जाए कि पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में किया गया, तो 10वें मंडल में। तो जहाँ पुरुष सूक्त आ जाएगा आप 10वां मंडल लगाएंगे, और जहाँ सिर्फ वर्ण व्यवस्था आएगा तो 9वां मंडल। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि 4 प्रकार के वर्ण की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई और इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया, जबकि जो क्षत्रिय थे उसकी उत्पत्ति भुजाओं से हुई है ब्रह्मा की, और उसे क्षत्रिय माना गया, यानी कि युद्ध करने वाला। और जो वैश्य थे उन्हें क्या माना गया, तो उनकी उत्पत्ति जो जांघों से हुई थी और उन्हें मतलब निम्न दर्जा का, मिडिल दर्जा का माना गया, जबकि सबसे जो निम्न थे उसे क्या माना गया, तो उसे शूद्र माना गया। तो आपने देखा वैश्य हो गया, उसके बाद शूद्र हो गया, और शूद्र को सबसे निम्न माना गया था। इसका चर्चा मैं बार बार आपको करती थी कि शूद्र को बहुत कम ही अधिकार दिए गए थे, ना के बराबर, तो वो सबसे निम्न था। तो यहाँ से आपने देख लिया वर्ण व्यवस्था के बारे में। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं दास प्रथा के बारे में कि वहाँ की दास प्रथा कैसी थी। तो दास प्रथा का प्रचलन था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना था कि दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन ये वैसा दास प्रथा नहीं था जैसा कि एक समय यूरोप में हुआ करता था। बहुत ज़्यादा ही दास प्रथा, मजदूर मिल जो सब होते थे, मिल मजदूर, तो उस तरह का नहीं था। ये दास प्रथा नॉर्मली था। ये कैसा था, नॉर्मल था। उसके बाद स्त्री की अगर स्थिति के बारे में बात की जाए कि ये जो पूर्व वैदिक काल थे इसमें स्त्री की स्थिति कैसी थी, तो स्त्री की स्थिति लगभग अच्छी थी, जैसा कि एक तरह से ग्राफ के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। शुरू में कैसा था, तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छी थी स्त्री की स्थिति, इसमें भी अच्छी थी। तो धीरे धीरे इस तरह से स्त्रियों की स्थिति का वर्णन हुआ और एक समय ऐसा हुआ कि पूरा निम्न चला गया स्त्रियों की स्थिति, और फिर धीरे धीरे इसमें वृद्धि हुई। और आज आधुनिक युग में तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि सब लगभग समानता का दौर आ ही गया है। तो इस तरह से आप एक ग्राफ के माध्यम से स्त्री की स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। और उस समय अगर स्त्री की स्थिति के बारे में देखें तो स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार था। तो कौन कौन से अधिकार थे, तो उपनयन का और किसका, तो शिक्षा का, ऐसा वर्णन मिलता है। उपनयन का क्या मतलब हो गया कि आपको पता है कि हिंदू समाज में 16 प्रकार के जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, जिसमें कि आपने संस्कृत में अगर पढ़ा होगा तो 2 है सबके, उसके बाद बाल्यावस्था के, फिर शिक्षा के, तो इस तरह से विवाह के, फिर अंत में अंत्येष्टि संस्कार। तो ये जो उपनयन संस्कार ये 10वां संस्कार होता है। ये कौन सा संस्कार, 10वां संस्कार। और इसमें क्या होता है कि गायत्री मंत्र की दीक्षा ली जाती है, इसमें गुरु से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली जाती है, और एक तरह से इन्हें जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, इसके अलावा उपनयन का अधिकार था। जैसा कि इसी काल में आप पढ़ेंगे कि गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ये कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्हें विदुषी कहा गया, यानी कि ये विद्वानों की पत्नी थी, और इन्होंने भी बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की, बहुत अच्छी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। और इनके नाम पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस भी देख सकते हैं, जिसमें गार्गी, मैत्रेयी ये सब कॉलेज बने हुए हैं, तो इन्हीं के नाम पे। तो इस तरह से उपनयन संस्कार प्राप्त था इन्हें, उनका अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद क्या था कि पुनर्विवाह की प्रथा थी। पुनर्विवाह यानी कि अगर किसी भी स्त्री का पति मर गया तो वो फिर दोबारा विवाह कर सकती थे। उसके बाद नियोग प्रथा। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि अगर स्त्री का पति मर गया हो तो वो अपने देवर से विवाह कर सकती है। तो उस समय ये सारी चीज़ें इन्हें अधिकार दिए गए थे, पुनर्विवाह का, नियोग प्रथा का, शिक्षा का, उपनयन का। और बाल विवाह और जिसे दहेज प्रथा आप कहते हैं, ये दोनों नहीं थे। बाल विवाह, दहेज प्रथा, इस तरह का रूल नहीं था। बाल विवाह, दहेज प्रथा
ऐसा कुछ नहीं था उस समय। तो बहुत अच्छी इनकी स्थिति जो थी वो बहुत ही अच्छी चल रही थी। फिर अगर हम बात करें भोजन के बारे में कि ये लोग किस तरह के भोजन करते थे, तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। किस तरह के? तो शाकाहारी भी भोजन करते थे और मांसाहारी भी, दोनों तरह के भोजन ये करते थे। उसके बाद अगर बात करें अमाजू क्या होता है, इसमें एक वर्ड का यूज होता है अमाजू का, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अमाजू का अर्थ होता है इसमें कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहते हैं। जीवन भर जो स्त्री अविवाहित रहे पूरा जीवन, उसे हम अमाजू कहते हैं। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि ये लोग वस्त्र किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो ये लोग 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे, जिनमें वास, अधिवास और उसनीस। 3 प्रकार के वस्त्र थे, वास, अधिवास, उसनीस। आपको ये भी ध्यान रखना है। और अगर अंत में मनोरंजन की बात करें कि ये लोग मनोरंजन में किस चीज़ का यूज करते थे, तो नॉर्मली जैसे सब में होता है, तो जैसे नृत्य का, संगीत का, पासा खेलते थे। इसके अलावा घुड़दौड़, ध्रुत, क्रीड़ा, ये सारे जो थे इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। तो हम इसमें लिख देते हैं संगीत, नृत्य, पाशा, इसके अलावा घुड़दौड़, ये सब जो थे इनके मनोरंजन के मुख्य आधार थे। मनोरंजन के मुख्य आधार तो इनका आपने सामाजिक जीवन देखा, जिसमें कि समतावादी, परिवार, वर्ण व्यवस्था, पितृसत्तात्मक, महिलाओं की स्थिति, भोजन, वस्त्र, ये सब आपने देख लिया। और इसी सब से ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं। और आपको अगर कभी सब्जेक्टिव लिखने का मौका मिले तो आप इससे सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट एक तरह से आप कर लीजिए, आपकी चीज़ें क्लियर होने के लिए। अब फिर अगर हम बात करें आर्थिक जीवन के बारे में कि इनका आर्थिक जीवन जो था वो कैसा था, इनका जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था, तो आर्थिक जीवन में हम क्या देखते हैं? आर्थिक जीवन में हम पेशा ही तो देखते हैं कि आखिर वो कमाते खाते कैसे थे। यही चीज़ें तो आर्थिक जीवन में होती है ना, कि कौन का किसका अर्थव्यवस्था कैसा है। तो देखिए, अगर अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार की बात करें तो वो क्या था? पशुपालन। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो वो पशुपालन था। पशुपालन, ये लोग पशुओं को पालते थे, यही इनके अर्थव्यवस्था का आधार था। जैसा कि गाय का सबसे ज़्यादा महत्व वहाँ था। अगर किसी भी पशुओं में सबसे ज़्यादा महत्व था तो वो किसका था? गाय का। गाय को लेकर बड़े बड़े विवाद हो जाते थे लोगों में, तो गाय का बहुत ज़्यादा महत्व था। और यहाँ युद्ध भी गाय के लिए ही होता था। आप पढ़ेंगे कि यहाँ जो युद्ध होते थे वो किसके लिए? तो वो भी गाय का, जिसमें कि गविष्टि शब्द का एक प्रयोग किया गया। गविष्टि शब्द यानी गाय के लिए युद्ध। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो गाय सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ का जानवर था, जिसमें कि अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया। अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए, और इसका सबसे ज़्यादा महत्व था। और 176 बार इसका उल्लेख हुआ है। गाय का उल्लेख कितना बार हुआ है? तो 176 बार। फिर देखिए, अगर कृषि की बात करें तो कृषि की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ये लोग मात्र गेहूं और जौ, ये सारे फसलें ही उपजाते थे, गेहूं जौ, और बहुत ज़्यादा ही कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। बस 24 मंत्र इसके लिए यूज हुए हैं कृषि के लिए, बहुत निम्न अवस्था थी, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था। फिर देखिए, अगर उद्योग की बात करें तो आपको पता है कि जब कृषि कार्य होते हैं तभी तो नए नए उद्योग लगते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ऐसे भी तो उद्योग उतना ज़्यादा नहीं था, सीमित उद्योग था, छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा नहीं। मात्र कह लीजिए तो एक तरह से बढ़ई, गिरी, ये सारे जो थे, बढ़ई, गिरी, ये सारे जो नॉर्मली उद्योग थे, लोग बढ़ई का काम करते थे, इसके अलावा रथ बनाने का काम करते थे। तो ये सब नॉर्मल जो थे यही सारे उद्योग थे, बहुत ज़्यादा कुछ विकसित नहीं था। और अब व्यापार जो होता था वो किसके माध्यम से होता था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार किया जाता था। और ये जो व्यापार होते थे, चूँकि आपको पता है कि यहाँ ज़्यादा कुछ उद्योग तो था नहीं, तो व्यापार कैसे होंगे? तो व्यापार जो होंगे वो भी नॉर्मल तरीके से होंगे। तो व्यापार बहुत ज़्यादा नहीं होता था, सिर्फ आंतरिक व्यापार किया जाता था, यानी कि अंदर ही अंदर, किसी अन्य देशों में, किसी अन्य क्षेत्रों में व्यापार नहीं किया जाता था। फिर अगर बात करें मुद्रा की, तो इसमें मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, पहले ही खोज नहीं हुई थी। नॉर्मली लोग तांबा शब्द का प्रयोग करते थे, जिसको कि लोहित अयस्क कहा गया। तांबा को क्या कहा गया था? लोहित अयस्क। और आगे हम पढ़ेंगे कि जब लोहे की प्राप्ति हुई, यानी कि लोहे की खोज हुई, तब उसे श्याम अयस्क कहा गया, और लोहे ने ही फिर आगे चल के क्रांति लाई। तो इस तरह से ये इनका कुछ आर्थिक जीवन था। फिर अगर हम राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था,
तो इनका जो जीवन था वो कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। किस प्रकार के जीवन व्यतीत करते थे? तो कबीलाई जीवन के बारे में मैं आपको बताई हूँ कि घुमंतु जीवन एक तरह से होता था, तो ये कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। और इसमें जो होता था, इसमें एक सरदार होते थे, आपने पढ़ा देखा भी होगा, कबीला के सरदार होते थे। तो इसमें क्या नाम दिया गया? तो इसे राजन नाम दिया गया, राजन नाम दे दिया गया, यानी कि राजा होते थे ये। और इन्हें जो अधिकार प्राप्त था वो बहुत ही सीमित अधिकार था, एकदम ना के बराबर अधिकार था, क्योंकि आपने पहले पढ़ा कि ये जो समाज थे ये बहुत ज़्यादा अमीर दर्जे के नहीं थे, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इनका जो जीवन कैसा था? तो वह नॉर्मल चलता था, राजा को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे, तो सीमित अधिकार। राजा को किस प्रकार का अधिकार था? तो सीमित अधिकार प्राप्त था। अब चूंकि आपने देख लिया कि राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते थे, तो इसीलिए उनकी सहायता के लिए कुछ संस्था का गठन किया गया था, जिसमें कि सभा, समिति, विदत और गण, ये कुछ संस्थाएं थी। इनका अलग अलग काम था और इनका काम था कि राजाओं की सहायता करना, इस शासन को चलाने के लिए, इस कबीलाई जीवन को पूरी अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए इनमें इनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो समिति जो होती थी वो आम लोगों की एक प्रकार की संस्था थी। आम लोग, जैसे कि आप जनता दरबार जिसे कह सकते हैं ना अभी के टाइम में, सिविल कोर्ट, तो उसी तरह का वो होता था। तो आम लोगों की संस्था थी, उन लोगों की जो भी तकलीफें थी उन सबका वर्णन किया जाता था। तो आम लोगों की संस्था थी ये समिति। और अगर सभा की बात की जाए तो सभा क्या था? तो ये कुलीनों की संस्था थी। कुलीन का क्या मतलब होता है? कि अमीर वर्ग के लोग। कुलीन का मतलब अमीर वर्ग के लोग, मतलब थोड़े अधिक जो होते थे। तो ये कैसी संस्था थी? तो ये कुलीनों की संस्था थी। और आगे चल के आप अथर्ववेद में पढ़ेंगे कि समिति और सभा जो थी, सभा और समिति, ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। प्रजापति की 2 पुत्रियां भी मानी जाती थी, यानी इसका महत्व जो था राजनीतिक जीवन में काफ़ी अधिक था। उसके बाद देखिए, अगर हम विदत की बात करें तो विदत सबसे पुरानी संस्था थी। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि सबसे पुरानी संस्था कौन सी थी ऋग्वैदिक कालीन की? तो ये विदत थी, सबसे ओल्डेस्ट थी। और अगर इसमें बात करिए जाए कि इसमें कौन से काम होते थे, तो आपको पता है कि कबीलाई लोग लड़ते हैं, वो लोग लड़ते थे, यानी एक कबीला वाले दूसरे कबीला वाले से लड़ाई करते थे, जिसमें कि वो क्या करते थे? तो लूटपाट करते थे, अनाज का लूटपाट करते थे, उपज का लूटपाट करते थे, अन्य भी वस्तुओं का। तो उनका जो बंटवारा किस प्रकार से किया जाना है सभी लोगों में, सभी परिवारों में किस तरह से, तो उन सब का कार्यभार कौन देखा जाता था? तो ये विदत के द्वारा ही ये सब देखा जाता था। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आती है कि समिति और विदत जो थे, समिति और विदत जो थे, ये दोनों ऐसी संस्था थी जिसमें कि महिलाएं भाग लेती थी। जिसमें कि कौन भाग लेती थी? तो महिलाएं भाग लेती थी। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो समिति और विदत ये 2 संस्था थी। फिर अगर गण की बात करें तो गण भी कुलीनों की संस्था थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर देखिए, अगर बात करें कि यहाँ के अधिकारी क्या कहलाते थे, तो अधिकारी जो कहलाते थे वो रत्नी कहलाते थे। अधिकारी रत्नी कहलाते थे, जिसमें कि पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, पुरख होते थे और स्पष्ट ये कुछ होते थे। राजों मिला के अगर अधिकारियों की कुल बात की जाए तो टोटल 12 थे। राजों मिलाकर अगर इन सब की बात की जाए तो 12 प्रकार के अधिकारी होते थे, जिसमें पुरोहित, सेनानी, पुरख, स्पष्ट ये सब होते थे। जिसमें कि कुछ मुख्य द्वार पे होते थे, किला के द्वार पे, तो कुछ लोग गुप्तचर होते थे जैसे कि स्पष्ट। और उसके बाद अगर हम न्याय की बात करें तो यहाँ का जो न्याय था, न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है, न्याय का उल्लेख यहाँ से नहीं मिलता आपको। तो न्याय का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं था। फिर इसमें एक शब्द यूज होता है वली का, वली वर्ड का यूज होता है। ये वली क्या होता था? तो ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। स्वेच्छा से, आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर पशुपालन करते थे। तो पशुपालन करते थे नॉर्मली, जो उनके पास पैसे आते थे, तो उसमें स्वेच्छा से, किसी प्रकार का उस पर जोर जबरदस्ती नहीं था कि आपको कर देना है। तो चूंकि एक राजा की जो ज़रूरत थी संचालन के लिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए, कबीलाई जीवन को चलाने के लिए, तो उसमें तो कुछ पैसे तो उन्हें चाहिए, कुछ धन तो पैसा नहीं, मतलब कुछ भी वस्तुएं। तो किस प्रकार से? तो बलि के माध्यम से। तो बलि क्या था? तो बलि स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। बलि स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर होता था। फिर अगर सेना की बात करें कि सेना कैसी थी, तो आपको पता है राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे नहीं, इनके पास पैसे तो थे नहीं कि ये नियमित सेना रख सके। इसके लिए क्या हुआ था? तो ये अनियमित सेना रखते थे, यानी कि इनकी जो सेना थी वो रेगुलर नहीं होती थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। फिर अगर हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करें कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, यानी धर्म, कर्म, संस्कृति कैसी थी, तो ये बहुदेववादी थे। प्रकृति पूजक तो थे ही, चूँकि आपने सिंधु
सिंधु घाटी की सभ्यता में भी पढ़ा कि वो लोग प्रकृति पूजक थे, लेकिन उसमें आपने ये चीज़ पढ़ा कि देवताओं का बहुत ज़्यादा इन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं था देवताओं का, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस नॉर्मली वो लोग पूजा पाठ करते थे, कुछ देवी देवताओं को मानते थे। लेकिन इसमें क्या था, प्रकृति पूजा होने के साथ बहुदेववादी, बहु का मतलब बहुत सारे देवताओं को ये मानते थे, जिसमें कि 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिला। आप ध्यान में रखेंगे, 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिला। और इन देवताओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। इन्हें कितने श्रेणियों में बांटा था, तो 3 श्रेणियों में। कौन कौन, तो अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता और आकाश का देवता। अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता, आकाश का देवता, जिसमें अंतरिक्ष देवता में इंद्र आते थे, मारुत आते थे, रुद्र आते थे और वायु आते थे। जबकि पृथ्वी देवता के बारे में बात करें तो अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, ये सब पृथ्वी के देवता थे। जबकि अगर आकाश में देवता के बारे में बात करें कौन कौन से थे, तो सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु, ये सब देवता थे। तो आपसे नॉर्मली इसमें पूछा जा सकता है कि देवताओं को कितने वर्गों में विभक्त किया गया था, तो 3 वर्गों में। कौन कौन, तो अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता, आकाश का देवता। फिर देखिए अब कुछ बातें हम और इसमें जान लेते हैं। तो ये जो देवताएं थे इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो देवता थे तो धार्मिक जीवन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं इंद्र से आते हैं, क्योंकि इंद्र जो था इनका प्रमुख देवता था। इंद्र कौन थे, तो इनके प्रमुख देवता थे। और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, ये अपनी क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला देवता। वर्षा के देवता के साथ साथ ये किला तोड़ने वाले देवता के रूप में इनका यूज किया गया पुरंदर शब्द का। और इनके लिए टोटल 250 श्लोक यानी 250 श्लोक का इसमें यूज किया गया। फिर जो देवता आते हैं वो अग्नि का देवता, अग्नि के देवता के लिए 200 श्लोक का उपयोग किया गया। और ये अग्नि को क्या माना गया, तो मध्यस्थता का देवता, यानी कि जो कुछ भी अग्नि को चढ़ाया जाएगा तो वो दूसरे भगवान तक पहुंच जाएगा, ऐसा इनका मानना था, मध्यस्थता का देवता। फिर देखिए एक सविता जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सविता जो है ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है कि ये जो सविता देवी थी, चमकता हुआ सूर्य, सविता देवी में चमकता हुआ सूर्य का उल्लेख मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि गायत्री मंत्र जो पढ़ा जाता है, यानी सूर्य से रिलेटेड गायत्री मंत्र है वो किस देवी के लिए है, तो ज़्यादातर आप लोग गायत्री मंत्र को गायत्री देवी के लिए लगाएंगे, लेकिन नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सविता देवी। ये जो राइट आंसर होगा गायत्री मंत्र के लिए किस देवी का उल्लेख किया गया, तो सविता देवी का, और इसका मतलब होता है चमकता सूर्य। जबकि मित्र जो देवता थे ये किसका देवता थे, तो ये उगता सूर्य, तो चमकता सूर्य जो था ये सविता देवी और उगता सूर्य मित्र देवता के लिए। इसके अलावा पूषण जो थे वो पशुओं के देवता और औषधि के देवता होते थे। पूषण पशुओं के देवता और औषधि के देवता होते थे। और सोम जो होते थे वो वनस्पति के देवता होते थे, क्योंकि वनस्पति से एक प्रकार का सोम रस मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है। तो उस सोम रस के जो देवता थे, उस सोम के जो देवता थे वनस्पति के, वो सोम माने जाते हैं। फिर अगर बात करें यहाँ की नदियों के बारे में, तो आपको पता है कि जो सरस्वती नदी थी वो ऋग्वैदिक कालीन की सबसे प्रमुख नदी थी। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र या प्रमुख नदी आप इसे मानेंगे, सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल की। फिर अगर बात करें तो गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है यहाँ पे, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है, जबकि सिंधु नदी का उल्लेख कई बार मिलता है। तो ये चीज़ें आपको नदी के बारे में ध्यान में रखना है। तो ये आपके कुछ धार्मिक जीवन की विशेषता थी। आपने सामाजिक जीवन देखा, आर्थिक जीवन देखा, राजनीतिक जीवन देखा, धार्मिक जीवन, और कह लीजिए तो ऑब्जेक्टिव भी यहीं से निकल कर आते हैं। और आपको अगर सब्जेक्टिव लिखना होता है तो वो भी यहीं से लिखाता है। तो आप अगर इसे अच्छे से पॉइंट्स को नोट कर लेंगे तो ये समझना कोई भारी बात नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब जो आर्ट्स पेपर सब होते हैं ये सब कुछ भारी नहीं है, बिल्कुल भी एकदम आसान है, समझ लीजिए। तो किसी के घर के बारे में जानना, किसी लोग के बारे में जानना, यही आपका ये समझ लीजिए इतिहास है। और खुद से जोड़ के, अगर आप आसपास के सोसाइटी से जोड़ के इसे देखेंगे, किसी मूवीज के से जोड़ के आप अगर देखते हैं तो आपको चीज़ें और भी क्लियर लगने लगती है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तब देखने वाली बात है कि आपको पसंद आती है या नहीं। तो अगर पसंद आएगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम अब पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता, फिर हम महाजनपद पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। इस तरह 3-4 क्लास में आपका ये जो वैदिक काल है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और इससे आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए नोट जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।